Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th polity. Today we are going to discuss class 11th and class 11th में टॉपिक क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस या फिर हम बात करें पॉलिटी. ठीक है. इस चैनल पे हम बात करें, आज वैसे 31 मई है बट ये वीडियो आपके पास आएगी 2 जून को. ठीक है. ये वीडियो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब आपको 2 जून को मिलेगी एंड 2 जून के बाद आपको लगातार वीडियो मिलेंगी किस पे? क्लास 11th की पॉलिटी पे बेसिकली. और ये जो पूरी बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी अराउंड 1.5 मंथ, क्योंकि बहुत बड़ी बुक है तो इतना टाइम लग सकता है इसको कंप्लीट कराने में. एंड अब हम बात करें क्लास 11th की पॉलिटी, इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी भी आएगी. ऐसा नहीं ज्योग्राफी नहीं आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी. ठीक है. समय दो थोड़ा सा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे. ठीक है. जो भी क्लास 11th के लिए तैयारी कर रहा है पेपर की, या फिर हम बात करें जो स्टार्ट कर रहा है, जिसको चैप्टर पढ़ना है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. या फिर हम बात करें जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो भी ये वीडियो देख सकता है अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए. ये वीडियो हम बात करें बहुत यूज़फुल है. प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पसंद आएगी. और हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 10th में इतना कुछ नहीं था जितना क्लास 11th में होने वाला है. क्यों? क्योंकि इसमें जब भी हम बात करें तो हम बात करेंगे किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है. हम बात करें इसको, हर चीज़ को हम रिलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है. इसलिए जो पहला चैप्टर भी है वो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, वाई एंड हाउ, कैसे. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें और आएंगी और आपको मज़ा आएगा, गारंटेड है. ठीक है. हमें सबको लगता था, जब बेसिकली अगर मैं बात करूं अपने बैकग्राउंड की, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो थोड़ा सा बोरिंग है, बट ऐसा नहीं है. ठीक है. तो जब मैंने खुद की तैयारी की तो मुझे पता चला कि यस, पॉलिटिकल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको मज़ा आएगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. A constitution is a body of fundamental principle according to which a state is constituted or governed. तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक फंडामेंटल रूल बुक. हम बात करें, एक क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, एक रूल बुक होती है जिसके हिसाब से एक स्टेट, या हम बात करें एक नेशन, या हम बात करें कंट्री, स्टेट. पॉलिटिकल साइंस में पता है ना, कंट्री को स्टेट बोलते हैं, बट एक स्टेट महाराष्ट्र वगैरह नहीं, स्टेट मतलब है यहाँ पे इंडिया. ठीक है. तो पॉलिटी में हम स्टेट को यूज करते हैं कंट्री के हिसाब से. ठीक है. तो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न. तो कंट्री को हम बात करें बनाते हैं और उसको चलाते हैं किसके हिसाब से? फंडामेंटल प्रिंसिपल, या हम बात करें एक रूल बुक के हिसाब से. द 4 फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो 4 फंक्शन हम बता दें कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि 4 फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. पहला, to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of a society. आप सपोज करो कि जो इंडिया है वो एक फैमिली है, सपोज. ठीक है. ये एक सेट है बेसिक रूल का. जैसे कुछ सेट होते हैं हमारे घर में भी, आपको देखा होगा कि कुछ सेट होते हैं, जैसे आपको सबको 10 बजे से पहले घर में आना है, या हम बात करें इतने टाइम पे खाना खा लेना है, या हम बात करें ये बोतलें भर के रखनी है, जो भी होता है. तो हर किसी का काम क्या होता है? डिवाइड होता है, ताकि जो मेंबर्स हैं उनमें क्या रहे? कोऑर्डिनेशन बना रहे. ठीक है. तो यही होता है. और फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? यही है कि वो क्या करता है? सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है किसके लिए? मिनिमल कोऑर्डिनेशन के, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो किसी भी एक सोसाइटी में. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. एंड सेकेंड इज to specify who has the power to make decision in a society. It decide how the government will constructed. तो ये इसका एक और काम क्या है कि स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने की, कि कौन डिसीजन लेगा. तो जैसा कि हम बात करें घर में नॉर्मली हमारे घर के बड़े, दादा दादी, हम बात करें पापा मम्मी, तो ये जो हैं ये क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं. बेसिकली आप छोटे हो तो आप डिसीजन नहीं लोगे, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसको सारे लोग चुने, वो क्या करता है? डिसीजन लेता है. इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्टेड. और ये भी बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी. सबको पता है हमारे कंट्री में कौन लेता है डिसीजन? प्राइम मिनिस्टर. ये मैंशनड है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन. तो ये क्या करता है? कुछ लिमिट्स लगाता है कि आप कुछ, गवर्नमेंट क्या कुछ भी कर सकती है क्या? नहीं. गवर्नमेंट आपके ऊपर कुछ लिमिट्स लगाएगा. ठीक है. लेकिन ये लिमिट्स क्या होती है? फंडामेंटल होती है, इन द सेंस कि गवर्नमेंट क्या है कि उसको कभी भी ऐसा रोक नहीं सकती है, उसको कभी मतलब ना रूल्स उनको तोड़ नहीं सकती है. तो गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ रूल्स लगाए जाते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो भी क्या करते हैं? उनको मतलब बात करें ओवर रूल, हम बात करें उसको
तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सो ये थर्ड रूल था हमारा। फोर्थ एंड द लास्ट इज to enable the government to fulfill the aspiration of a society and create condition for a just society। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इतनी पावर देते हैं, हम बात करें गवर्नमेंट को इतनी जितनी भी उनको हम बात करें रिसोर्सेज देते हैं कि वो क्या करें, सोसाइटी को जितने भी उनकी मतलब मांगे हैं उन्हें पूरी कर सके, ठीक है। नाजायज़ मांगे नहीं हम बात करें, बिल्कुल अच्छी जो भी एक सोसाइटी को चाहिए होती है वो सारी चीज़ें वो दे सकें। तो ये होता है फोर्थ रूल। अब बात कर लेते हैं क्या फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ये होती है किसी भी इंसान की। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है क्या कि फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है एक इंसान की। सो इंडिया में जो आइडेंटिटी है इंसान की वो क्या है, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट, by agreeing to certain basic norm and principle one constitutes one basic political identity। तो वो क्या करता है, किसी कुछ चीज़ों पे वो मतलब हाँ करता है कि हाँ मैं ये सब करूँगा, तो उसकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें राइट टू वोट, ठीक है, ये वोट दे सकता है, तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। हम बात करें सेकंड टू पे टैक्सेस, ठीक है, ये क्या है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी हम बात करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो क्या है उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। क्या है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। वो हम बात करें भाग लेता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम बात करें वोटिंग में, हम बात करें इलेक्शन में भाग लेता है किसी ना किसी तरह से, तो क्या उसका पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवर आर्किंग। ओवर आर्किंग क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करें, मोर अति आवश्यक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स क्या होते हैं, ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क। ओवर आर्किंग मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है जिसके विद इन विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पायरेशन गोल्स एंड फ्रीडम, जिसके अंदर रहते हुए वो अपने सारे जो हैं मतलब ड्रीम्स हैं उसको पूरा करता है, ठीक है। तो वो क्या है उसके हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ के अपने ड्रीम्स पूरे करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सपोज यू वांट टू बिकम आईएएस, ठीक है, मान लो कि आपको आईएएस बनना है। सो आपको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, हम बात करें कुछ रूल्स हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 12th पास करनी पड़ेगी, देन बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी, बीएससी बीए जो भी आपको करना है वो करना पड़ेगा, बैचलर डिग्री बेसिकली। सेकेंडली आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा एंड देन इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये रूल हैं। तो आप इसको रूल को तोड़ के आप नहीं बन सकते, ठीक है। तो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। थर्ड, इट सेट्स अथॉरिटेटिव कॉन्स्टेंट अपन व्हाट वन मे और मे नॉट डू, सो इट गिव्स मोरल आइडेंटिटी, ठीक है। सो एंड ये 3 पॉइंट हो गए आपके क्या जो आइडेंटिटी बताते हैं, क्या बताते हैं, आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। नेक्स्ट इज मोड ऑफ प्रमलगेशन। मोड ऑफ प्रमलगेशन, तो दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। तो प्रमलगेशन मतलब क्या होता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, इन द इफेक्ट हम बात करें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना बेसिकली, ठीक है। सो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। सो दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। अब आप दिन गिन लीजिए, आपको दिन भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो दिन कितने लगे टोटल, 2 years 11 month एंड 17 days। 13 दिन बस कम थे, सिर्फ 3 साल लगे मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ एनॉर्मस लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मतलब लीगैलिटी फ्रॉम द fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility। credibility मतलब believe, भरोसा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या है, बहुत लीगैलिटी है, हम बात करें बहुत पावर है। क्यों, क्योंकि ये जिसके द्वारा बनाया गया उनको उनके ऊपर बहुत भरोसा था, किसका, नॉर्मल पीपल का हम बात करें उस टाइम पे, ठीक है। बट द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड, वन सेकेंड आई थिंक मिस समथिंग, ओके। सो द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। तो फाइनल डॉक्यूमेंट था वो किसके हिसाब से आया, हम बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी, किसके हिसाब से, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसने क्या किया था, जैसे मान लो कि बहुत सारी कमेटी थी हम बात करें तो, है ना, तो 8 कमेटी थी आई थिंक,
8 कमेटी थी जिन्होंने ये पूरा मिलके बनाया था क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें से एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, ठीक है। आप वो डिस्कस करेंगे सब बैठ के, और फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका काम होता था उनको वर्ड्स में लिखना। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितनी नॉलेज थी किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, शायद ही किसी और को हो इंडिया में, ठीक है। तो जितनी नॉलेज बी आर अम्बेडकर को थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उतनी किसी को नहीं थी, इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे लोगों ने बनाया था, लेकिन जो बी आर अम्बेडकर थे वो किसके हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, लिखने के लिए हम बात करें रिस्पॉन्सिबल थी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसलिए फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। उनको हर एक वर्ड के बारे में पता था कि ये वर्ड क्यों आया, कैसे आया, क्या था सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए उनको हम कहते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, 1 सेकेंड, well crafted constitution fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution, no single institution acquires monopoly of power। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से बनाया गया कि एक सिंगल ग्रुप, सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, की कोई सा भी एक ग्रुप हम बात करें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हम बात करें ग्रुप है, आप किसी भी चीज़ में ले लो, आप रिलीजियसली ले लो, बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं, बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप पाए जाते हैं, हम बात करें हर तरीके की कम्युनिटी है हमारे पास। तो कोई सा भी सिंगल ग्रुप क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना हो। सबसे ऊपर क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन रहता है हमेशा, ठीक है। सो नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर मोनोपोली ऑफ पावर, कोई सा भी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन मोनोपोली नहीं कर सकता पावर की, कि भाई मैं ही सबसे अच्छा हूँ। बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस की, तो बेसिकली 3 इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट में। हम बात करें तो जुडिशरी, जिनके बारे में अलग अलग चैप्टर हैं पूरे। जुडिशरी हम बात करें लेजिस्लेचर, हम बात करें क्या, एग्जीक्यूटिव। सो 3 इंस्टीट्यूशन है, तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं इन इंडिया, ठीक है। तो तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम बात करें तो नज़र रखते हैं एक तरीके से, कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, और तू क्या कर रहा है, ठीक है। तो किसी की भी मोनोपॉली नहीं है, मतलब हम बात करें कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे अलावा जो है वो देश नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता, मोनोपॉली किसी की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, किस तरीके से, तो वाई हो गया। एंड हम बात करें हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। सो फॉर्मली द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच हैज बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हमने देखा था कि दिसंबर 1946 से ये बनना चालू हुआ था। दिसंबर 1946 में जो इंडिया है और पाकिस्तान है वो एक ही था, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी वो दोनों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो कितने मेंबर थे उसमें अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, सो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थे 389 मेंबर्स। कितने थे, 389 मेंबर्स। एंड 389 में से 296 थे ब्रिटिश प्रोविंस के, हम बात करें, और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स के। आपने हिस्ट्री में पढ़ोगे आप अपनी कि ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स में क्या फ़र्क है। सो 389 टोटल मेंबर थे, जिसमें से 296 क्या थे, ब्रिटिश प्रोविंस, एंड 93 आर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। और ब्रिटिश प्रोविंस के जो हम बात करें, ये जो है ना 296, ये क्या थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और 93 प्रिंसली स्टेट्स के कौन से थे, पॉपुलेशन के हिसाब से हम बात करें तो हम बात करें 1 मिलियन पे 10 लाख पे एक कैंडिडेट था, इसलिए उस हिसाब से पॉपुलेशन में 93 इनके बैठते थे प्रिंसिपल स्टेट के कैंडिडेट। तो टोटल कितने थे, 389। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके हम बात करें, मीटिंग सबसे पहले हुई थी 9 दिसंबर 1946 एंड रीअसेंबल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। सो 9 दिसंबर 1946 को उनकी पहली मीटिंग हुई थी फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब उस समय डिवाइड नहीं हुआ था। एंड जब दोबारा असेंबली हुई तो तब तक डिवाइड हो चुका था, पाकिस्तान अलग था, इंडिया अलग था। तो 14 अगस्त को दूसरी मीटिंग हुई थी जिसमें कि दोनों के लिए अलग अलग थी। और जब हम बात करें डिवाइड हुआ इंडिया, तो उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो भी डिवाइड हो गई। जो लोग थे वो क्या हो गए, कम हो गए, हम बात करें तो, ठीक है। जो लोग थे वो कम हो गए। एक सेकेंड, पेन काम गया। सो जो लोग थे वो भी क्या हो गए थे, कम हो गए थे, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। सो लोग कितने हो गए थे हम बात करें डिवाइडेड इंडिया के बाद, 299।
299 क्या थे इंडियन साइड पे, सो उसमें से 229 क्या थे ब्रिटिश प्रोविंस के हम बात करें तो, और बाकी जो 70 थे वो कहाँ के थे, प्रिंसली स्टेट्स के। ठीक है, सो ये हमारी जो रह गए थे नंबर वो ये थे। इट्स मेंबर वर चूजन बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो ये क्या थे ब्रिटिश प्रोविंस की बात हो रही कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से उनको सिलेक्ट किया गया था मेंबर्स को, by the member of the provincial legislative assemblies that had established under government of India Act 1935। so government of India Act 1935 के हिसाब से चल रहा था देश 1940 हम बात करें 9 तक। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी जगह ले ली, रिप्लेस कर दिया इसको हम बात करें तो इस हिसाब से हम बात करें उनको इनडायरेक्टली इलेक्शन करके 229 मेंबर्स को चुना गया था। So the Constitution Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet known as cabinet mission। So हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी सबसे पहले उन्हें मांगा था एम एन रॉय ने, एम एन रॉय मोतीलाल नेहरू की हम बात, सॉरी नहीं, एम एन रॉय नाम था शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, सो एम एन रॉय क्या थे जिन्होंने सबसे पहले हम बात करें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की थी। तो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि हम आपको नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। तो उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिशर्स का बहुत नुकसान हो गया था, उसमें वो हारने की कगार पे आ गए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो हम आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर देते हैं, हम आपको कैबिनेट मिशन के अंदर एक मतलब एक तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करेगी और आपकी हेल्प करेगी। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके अंडर बना था, कैबिनेट मिशन के अंडर। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, इस प्लान के हिसाब से each province and princely state or group of state were allotted seat proportional to their respective population। तो princely states हम बात करें तो उसके हिसाब से population कितनी थी, हम बात करें 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन एक कैंडिडेट चुना जा रहा था। 70 थे हम बात करें, 70 प्रिंसली स्टेट के कैंडिडेट चुने गए थे। सेकंड, द सीट इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द 3 मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। 3 कम्युनिटी के हिसाब से डिवाइड की गई थी सीट्स। एंड थर्ड इज मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो जो मेंबर हैं हर कम्युनिटी के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको इलेक्ट किया गया था, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। हम बात करें किससे, पीआर से। पीआर क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका इलेक्शन वाला, उसमें आपको पूरी डिटेल में पता चलेगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम बात करें इलेक्शन तो आपको मजा आएगा उसमें। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एक सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि बैलेट पेपर्स यूज होते हैं। क्या होते हैं, बैलेट पेपर्स। ठीक है, बैलेट पेपर्स। सो गाइस देखो आप ना देखो ये वीडियो हो जाने दो, उसके बाद मैं बैलेट पेपर थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊंगा क्योंकि मुझे पूरा टाइम लेना पड़ेगा अभी अगर बैलेट पेपर समझाने लगा तो। ठीक है, सो वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, बैलेट पेपर मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, अगली चैप्टर शुरू होते, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो अगला चैप्टर जैसे आएगा वैसे आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ दोबारा देख लेना जो आएगा वीडियो, उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। अभी याद रखो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड था जिसकी मदद से जो थे वो सिलेक्ट किए गए थे कौन, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कंपोजिशन ऑफ द असेंबली, किस तरीके की कंपोजिशन थी, क्या कंपोजिशन थी, क्या नंबर्स थे वगैरह वगैरह। ठीक है, सो 299 रिड्यूस हो गए थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पार्टीशन के बाद क्या हो गया था नंबर 299, जिसमें से हम बात करें 229 क्या थे ब्रिटिश प्रोविंस के और 70 क्या थे प्रिंसली स्टेट के। ठीक है, 284 मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जैन 1950। सो उसमें से 299 में से 15 मेंबर्स क्या डेथ हो गई, जो भी हो गया। उसके बाद 284 बचे थे 24 जैन 1950 को। और हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था वो डेट कौन सी थी, 26 जैन 1950। इस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन आया था हमारा एनफोर्समेंट में, और उन्होंने अपने सिग्नेचर दिए थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें तो। सो मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम। और हर किसी रिलीजन के मेंबर को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इस स्कीम के अंडर। एंड असेंबली है 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। एससी से भी हमारे पास 28 मेंबर्स थे। एंड 82% सीट्स वर डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। उस टाइम पे कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बहुत अच्छी हम बात करें, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे कांग्रेस से।
सो 82% सीट थी वो डोमिनेटेड थी किसके, कांग्रेस मेंबर द्वारा, बट कांग्रेस वॉज सच अ डाइवर्स पार्टी, और कांग्रेस की बहुत अच्छी पार्टी थी, मैं बता चुका हूँ, डाइवर्स पार्टी थी, हर तरीके की कम्युनिटी प्रेजेंट थी उस पार्टी में उस टाइम पे, हर तरीके की ओपिनियन थी उनके पास, यंग जनरेशन हम बात करें, मीडिएटर जनरेशन हम बात करें, ओल्डर जनरेशन, हर तरीके की जनरेशन प्रेजेंट थी, हर कम्युनिटी प्रेजेंट थी, तो बहुत अच्छे डिस्कशन हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। सो कांग्रेस वॉज अ हेल्दी पार्टी, और जब भी ये 11th क्लास की बुक होगी तो कांग्रेस का नाम हर बार आएगा, बीजेपी पार्टी तो 1980 में बनी है बल्कि, ठीक है। सो कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर आएगी आपके इस डिस्कशन में हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशंस। सो क्या है टॉपिक, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट adopted to frame the constitution and the values. So authority of constitution assembly comes from the procedure it adopted to frame the constitution and values its member brought it to their डेलिबरेशन। तो जो अथॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो कहाँ से आती थी, कि वो क्या करते थे बेसिकली, कि हम बात करें तो साथ में बैठते थे, जितनी भी हम बात करें अलग अलग जो हम बात करें क्या थी उसमें जो डिवीज़न कर रखी थी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें अलग अलग तरीके की हम बात करें ग्रुप्स थे, कि आप ये काम करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, तो वो जब डिस्कस करते थे तो वहाँ से उनकी अथॉरिटी जनरेट होती थी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बार बार मेरे मुंह से कॉन्स्टिट्यूशन निकल रहा है, सॉरी गाइज। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटीज, तो मैंने क्या बोला था कि 8 मेजर कमेटीज, इसमें से एक का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, एंड हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन बिकॉज ऑफ इट्स enormous knowledge about constitution. So each committee usually drafted particular provision of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly. So हर कमेटी क्या करती थी, पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर क्या करती थी, ड्राफ्ट करती थी, मतलब लिखती थी, हर एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो एक कमेटी के द्वारा लिखा गया था, और वो जो प्रोविजन था वो बाद में क्या होता था, सबके सामने डिबेट होती थी उसके ऊपर, क्या इसमें ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, और एंड में कौन लिखता था उसे, ड्राफ्टिंग कमेटी विच वॉज हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर। तो असेंबली मिली कितने दिन, 166 डेज, वो मिली कितने टाइम में, 2 years 11 months एंड 17 days, तो इतने दिन मिली है सिर्फ 166 डेज वो मिले हैं। एंड हम बात करें तो इट्स सेशन वर ओपन टू द प्रेस एंड द पब्लिक, तो जो उनके सेशंस थे हम बात करें तो जो भी वो डिबेट करते थे वो सबके लिए खुले थे, आप जाके उन्हें सुन सकते थे, प्रेस भी पब्लिक भी कोई भी सुन सकता था उन्हें, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी चीज़ डिस्कस हो रही है वो उनके सामने होनी चाहिए। सो इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप देखोगे कि जो भी हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में हमने यूज़ की थी चीज़ें वो सारी उसमें मैंशन हैं। हम बात करें नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी जी जो थे वो हम बात करें नॉन वायलेंस थे, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज गिविंग कंक्रीट शेप एंड फॉर्म टू द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और उसका बेसिक जो पार्ट था वो था नॉन वायलेंस, कि हम मतलब पहले वार नहीं करेंगे, तो ये था उनकी उसमें। हमारा जितनी भी हम बात करें पॉलिसी डेवलप होती हैं तो उसमें हम बताते हैं कि हम पहले नहीं करेंगे किसी पे भी आक्रमण, या हम बात करें जो भी वॉर है वो हम पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट, द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। सो बेस्ट समरी क्या है प्रिंसिपल की, तो उन्होंने वो बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की किस तरीके से इंस्टीट्यूशन है जो अरेंज किए जाएंगे। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने बहुत सारा टाइम लगाया किसमें, राइट बैलेंस बनाने में, कि जो एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम बात करें लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, जो लॉ मेकिंग हम बात करें इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी जो इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, जो मतलब ठीक करते हैं, अगर कोई दिक्कत है लॉ में तो वो सुधारेंगे उस चीज़ को। तो ये तीनों जो हैं वो एक बैलेंस में रहें, कोई भी एक दूसरे पे हावी ना हो, ये जो था काम था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से किया, ठीक है, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेज ये रखते हैं, ठीक है। तो ये एक बात करें हम क्या था,
अच्छी चीज़ थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो, एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करते, लेजिस्लेचर अपना लॉ ढंग से नहीं बनाता, जुडिशरी क्या थी वो भी अच्छे से काम नहीं करती, अगर तो जो सिस्टम है पूरा वो ख़राब हो सकता था। और इन द स्टार्टिंग जब हमने डेमोक्रेसी को अपनाया, जब हमने डेमोक्रेसी अपनाया, तो जो बहुत सारे हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उन्होंने बोला था कि हम डेमोक्रेसी को रख नहीं पाएंगे फॉर मोर देन 10 ईयर्स और 15 ईयर्स ऐसे करके। लेकिन अब 70+ ईयर्स हो चुके हैं हमारी डेमोक्रेसी को, एंड इट इज़ स्टिल अलाइव। हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी अब कम हो गई है, लेकिन अभी भी जो है थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बची है इंडिया के अंदर। तो यस, वी सर्वाइव 70+ ईयर। ठीक है। सो हमने उनको गलत साबित किया बाय ऑल थैंक्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करें बना के दिया। सो दिस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड फेडरल अरेंजमेंट। तो इसके हिसाब से हमने क्या अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जानेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और फेडरल अरेंजमेंट क्या होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है किसका, गवर्नमेंट का, और प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड होता है किसका, स्टेट का। ठीक है। तो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, एंड हम बात करें स्टेट का हेड कौन होता है, हम बात करें तो प्रेसिडेंट। सो इसमें दो हम बात करें, और इसमें दो हाउसेज होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरी कंट्रीज से हम बात करें अपनाई है हमने। तो प्रोविज़न अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो हमने बहुत सारी जो प्रोविज़न है वो दूसरी कंट्रीज से अपनाई है। पहला ब्रिटिश, तो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, रूल है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब हमने कहाँ से लिया है, वो ब्रिटिश से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये जो इलेक्शन का सिस्टम है, एफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया ब्रिटिश से। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दो तरीके के हम इलेक्शन करवा सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड हम बात करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये दो तरीके से हम इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ये जो इलेक्शन है वो लोकसभा वगैरह के इलेक्शंस में होते हैं, कौन सा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एंड हम बात करें पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम राज्यसभा के मेंबर चुनना, या हम बात करें आपको प्रेसिडेंट चुनना, इन सब के लिए क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड ब्रिटिश के से एक और चीज़ भी हमने क्या, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। कौन सा, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जिस हिसाब से लॉ वहाँ बनाए जाते हैं उस हिसाब से यहाँ भी बनाए जाते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, डीपीएसपी। क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये क्या है, हम बात करें हमारे पास क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास क्या है, डीपीएसपीज हैं। तो डीपीएसपीज कौन देता है, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे जब हम फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ 11th क्लास में हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको वर्थ है। ठीक है, तो वो देखना। नेक्स्ट, थर्ड, फ्रेंच प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब ब्रदरहुड। क्या, ब्रदरहुड। लिबर्टी मतलब हम बात करें हम थोड़े सहायक हैं दूसरों के प्रति, तो वो चीज़ लिबर्टी। एंड फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, इक्वालिटी मतलब इक्वल, बिल्कुल समान। ठीक है, वो वाली चीज़ है। अब यूएसए से क्या लिया हमने, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, कि हमारे पास कुछ इंसान के फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है किसके पास, जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर जुडिशरी नहीं होती तो शायद डेमोक्रेसी या कुछ भी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं टिकती। ठीक है। तो जुडिशरी क्या है, इंपॉर्टेंट है और इंडिपेंडेंट है। जब हम जुडिशरी वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, और बहुत सारी चीज़ें जो है जुडिशरी के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जो कि अगर ये नहीं होती तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि कोई सा भी जो लेजिस्लेचर अगर लॉ बनाती है तो जुडिशरी उसको चेंज कर सकती है, बोल सकती है कि लॉ नहीं बन सकता। तो जुडिशरी के पास ये पावर है। एंड इन द फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपेक्स कोर्ट है कंट्री का। फिफ्थ चीज़, कैनेडा। कैनेडा से क्या लिया हमने, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर। सो क्वासी फेडरल समझ जाओगे, क्वासी फेडरल मतलब पार्शियल फेडरल। हम जैसे यूएसए क्या है, पूरा फेडरल कंट्री है, लेकिन जो कनाडा है वो क्या है, क्वासी फेडरल, सॉरी इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल। ये चीज़ ली हमने कहाँ से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 1 एंड आई थिंक यू लाइक द चैप्टर। इफ यू लाइक द चैप्टर प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड जो भी आप बताओ कि हाँ वो किसी प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी चीज़ की, हम बात करें
क्लास 11th में है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है, उसको प्लीज़ सेंड करो एंड प्लीज़ मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड हम बात करें तो आती रहेंगी, सेकंड चैप्टर भी बहुत सेकंड चैप्टर ये तो सॉरी, एंड थर्ड चैप्टर जो आया है वो इलेक्शन है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हम बात करें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको कि किस तरीके से इलेक्शन होता है, ठीक है। और हम बात करें फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे चैप्टर आते रहेंगे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। एंड हम बात करें फंडामेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग डॉक्यूमेंट करके, तो बहुत सारे चैप्टर हैं, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय, बी सेफ, बी वैक्सीनेटेड, स्टे एट होम, जो भी है ठीक है, ले लो अपने हिसाब से। थैंक यू, बाय बाय।